हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे सैम्पल पेपर को, और सैम्पल पेपर को सॉल्व यहां पर हम कर रहे थे। तो हमने देखा यहां पे सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ इंस्ट्रक्शन यहां पर देखी है कि जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है जिसमें लिखा हुआ होता है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है, टाइम आपके पास कितना होता है, 3 घंटे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपको क्लासेस में भी बताया जाता है कि आप क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन आती हैं जिसमें कहा जाता है टोटल नंबर कितने हैं, और जो प्रश्न संख्या कितने से लेके कितने तक की जो प्रश्न संख्या है वो कितने नंबर की है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 1 नंबर का है लेकिन एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 9 तक आपने यहाँ पर देखा, वो भी एक एक नंबर का है लेकिन वो क्वेश्चन आंसर में आते हैं। इसके बाद आपके पास 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें पहले ये देखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपका आधा जो आंसर है वही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में हम आगे के ही सेंटेंस पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं, और इस चक्कर में हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कितने नंबर का है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप आंसर करेंगे क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, ये टाइम टेकिंग होता है। आपको सिंपली क्वेश्चन नंबर डालना है कि फॉर एग्जांपल आप 5वां क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या लिखना है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं उसका नंबर जरूर लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन खंड में है, क्वेश्चन नंबर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है और उसके 2 खंड है, क ख। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 आपके 2 नंबर का है, उसमें 2 खंड है, तो इसका मतलब एक खंड 1 नंबर का होगा, दूसरा खंड दूसरे नंबर का होगा। कोशिश कीजिए कि ये जो खंड है ये आप एक ही जगह पे करें, एक सामने करें, कि जैसे आपने खंड क किया है तो उसके नीचे खंड ख कर ले। अगर आप खंड ख को कहीं और करते हैं और अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है तो इसमें क्या होता है कि आपके जो मार्क्स है वो कटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखा है। तो कोशिश करेंगे कि जो खंड वाले क्वेश्चन है वो एक साथ करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है उस टाइम पे तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू आंसर, जितने नंबर का आंसर है उतना स्पेस आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कि अथवा वाले क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि मार्क्स आपको एक ही क्वेश्चन के मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम अथवा वाले क्वेश्चन को भी अटेंड कर लेते हैं। अगेन ये टाइम टेकिंग होगा आपका और आपको जो मार्क्स है वो उतने ही मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले यहाँ पर समझ जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने कहा है टाइम मैनेजमेंट जो होता है, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन को क्या देना है, टाइम देना है। जो क्वेश्चन पहले आते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, बस आपको क्वेश्चन नंबर सही से डाल लेना है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं या जिनमें थोड़ा कंफ्यूजन है, जो थोड़ा सा याद नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप लास्ट के लिए रखेंगे, जिससे कि आपका जो टाइम है वो बच जाए। पहले आप वो क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे जो आपको आते हैं और जो जिनमें आप श्योर हैं। ठीक है, ये तो थी कुछ बेसिक सी चीजें जो आपको समझनी है। कोई भी आपका एग्जाम हो, सिर्फ यहाँ पे साइंस की बात नहीं हो रही है, कोई भी आपका एग्जाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, सबके लिए सेम चीजें होती हैं। अब जैसे कि हमने बोला था, इस क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल नंबर हैं, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 आते हैं, और आपको इनमें से कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि बायो से रिलेटेड हैं। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए हैं, कुछ और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का ग है, जिसमें कहा गया संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, यानी कि इमरजेंसी हार्मोन क्या है, तो हमने कहा एड्रेनलिन क्या है, संकटकालीन या इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। घ क्वेश्चन नंबर 1 का जो घ है, इसके खंड अलग अलग हैं, ये भी 1 नंबर का है, ये सारे 1 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया कि भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ होता है। आपने कहा क्षुद्रांश या स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, दोनों चीजें यही होंगी।
डाइजेशन भी यहीं होगा और एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है, ये बाकी के जो प्रश्न आपके आते हैं ये फिजिक्स के क्वेश्चन हैं आपके, ऊपर आपके केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर जब आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए का जो पोर्शन है इसमें कहा गया है नीचे दिया गया चित्र परितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों को दर्शाता है, यानी कि द डायग्राम गिवन बिलो शो द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। चित्र में कौन सा पोषक स्तर उत्पादकों को प्रदर्शित करता है, यानी कि विच लेवल शोज द प्रोड्यूसर्स, कौन सा जो लेवल है वो प्रोड्यूसर्स को शो करता है। तो हमने कहा जो सबसे बड़ा आपका लेवल है वो क्या होता है यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को शो करता है। तो हमने कहा जो स्तर 1 है जो लेवल 1 है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का नंबर हमेशा ज़्यादा होता है। एक फूड चेन जब आपने देखी कि घास है, घास को हिरन खाता है, हिरन को क्या खाता है यहाँ पे बाघ खाता है, तो इस प्रकार से आपने कहा कि घास की संख्या ज़्यादा होगी हिरन के कंपैरिजन में। ठीक है, हिरन की संख्या ज़्यादा होगी बाघों के कंपैरिजन में। तो इस प्रकार से हमने एक क्या देखा था, सीक्वेंस देखा था। जैसे हमने कहा घास को खाता है ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है चील या बाज। तो इस प्रकार से हमने कहा कि ग्रास ऑपर्स के कंपैरिजन में जो ग्रास का नंबर है, क्या सीक्वेंस हमने देखा कि ग्रास को खाता है ग्रास ऑपर्स, ठीक है, इसे खाता है यहाँ पर फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक। ठीक है, तो हमने कहा कि सबसे ज्यादा नंबर ग्रास का होगा, उसके बाद ग्रास ऑपर्स का होगा, उसके बाद फ्रॉग और उसके बाद स्नेक का होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। क्लियर है इतना? तो हमने कहा कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स हमेशा कौन होते हैं, जो कि अपने फूड के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, अपना फूड खुद ही क्या करते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। और वो कौन होंगे, वो ऑटोट्रॉफ होंगे। और ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, आपने कहा प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। बाकी ये सारे कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर ही आता है कि उत्पादक जो है वो क्या है आपका ग्रास होती है। बाकी उपभोक्ता होते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार से आगे की ओर जो चेन है वो चलती रहती है। चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके जो बायो के 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो अलग अलग खंड है आपके पास कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, 3 नंबर का यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के स्टार्ट है, यहाँ पर सारे एक एक नंबर के हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आंसर्स आपके पास आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में जो आपके पास आएंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आपसे पूछा गया है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले और क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं इस क्वेश्चन से, जैसे कि जो ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं और उनका कार्य क्या होता है। जैसे कि कितने टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, तो 2 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जैसे कि आपने कहा एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल है, दोनों के एग्जाम्पल आप लिखेंगे, एंडोक्राइन के भी और एक्सोक्राइन के भी। ठीक है, अब इसके अलावा हमने कहा लार्जेस्ट ग्लैंड, मैं ये नहीं बोलूंगी कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड या लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, मैंने सिंपल से आपसे पूछा है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है ये बताइए। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम बताइए, उसके बाद आप ये बताएंगे कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, या दोनों में से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी क्या है। आपने कहा लीवर, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि जो लीवर है वो एंडोक्राइन होगा या वो एक्सोक्राइन होगा।
इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, सबसे पहले हम प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी की अगर लिवर है तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी, तो हमें सबसे पहले तो लिवर को देखना पड़ेगा, लिवर एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है। हमने कहा लिवर जो है वो होती है एक्सोक्राइन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन क्या है और एंडोक्राइन क्या है। ठीक है, देखिए हमने कहा ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, सिक्रीशन करेंगे, श्रावण करेंगे, ठीक है, कुछ सिक्रीट करते हैं, कुछ श्रावित करते हैं। अब हमने कहा कि ये जो श्रावित करती हैं इनके अकॉर्डिंग, श्रावित करने के तरीके के अकॉर्डिंग ये दो प्रकार की होती हैं। हमने इन्हें कहा है एंडोक्राइन और दूसरी होती है एक्सोक्राइन। ठीक है, ध्यान से देखिए, इनके नाम पे नहीं जाएंगे, इनके फंक्शन, इनके काम पे जाएंगे। एंडोक्राइन जो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड इस प्रकार की ग्लैंड है जो अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के माध्यम से सिक्रीट करती हैं। ये क्या होंगी, डक्ट है, ठीक है। और हमने कहा कि ये डक्ट के माध्यम से अपना जो श्रावण है वो सिक्रीट करती हैं और कहाँ, डायरेक्ट कहाँ पहुंचाएंगे, टारगेट साइट, टारगेट साइट तक पहुंचाती हैं। ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये अपना सिक्रीशन कहाँ पहुंचाती हैं, ब्लड में। ये जो आपके ब्लड वेसल्स है, तो आप कहेंगे ये भी तो डक्ट ही है। हमने कहा ये जो ब्लड है ये पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड से कुछ सिक्रीशन आपके ब्लड में पहुंचाए गए हैं और ये किसी स्पेसिफिक टारगेट साइट तक पहुंचेगी, बाकी और कहीं नहीं पहुंचती है। हमने कहा इसके लिए स्पेसिफिक डक्ट है, ये रक्त में ये अपना जो सिक्रीशन है ये ब्लड में नहीं डालेंगे, ये स्पेसिफिक डक्ट होती है या स्पेसिफिक पाइप होते हैं और उनके द्वारा ये सीधे टारगेट साइट तक अपना जो सिक्रीशन है वो डालते हैं। जैसे अब आप बोलेंगे एग्जाम्पल दीजिए, इसके एग्जाम्पल कैसे देंगे आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है, हमने कहा ये हमने बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और ये है आपका लिवर। लिवर से कुछ तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम कहते हैं बाइल। जब ये निकलता है तो यहाँ पर एक पाउच जैसा होता है, इस प्रकार से एक पाउच जैसा होता है जिसे आप गॉल ब्लैडर कहते हैं या पित्ताशय कहते हैं। यहाँ से जो लिवर है, लिवर से बाइल निकलता है और ये यहाँ पर संचित हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से क्या होती है, एक यहाँ से क्या होता है, एक पाइप जैसी संरचना निकलती है इस प्रकार से, अलग से एक पाइप जैसी संरचना निकलती है और ये पाइप जैसी संरचना जो पहुंचती है वो सीधे कहाँ पहुंचेगी,
छोटी आंत में पहुंचती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि इस बाइल को कहाँ पहुंचाना? छोटी आंत में पहुंचाना। अब प्रोसेस को समझिए, ठीक है। इतना इजी नहीं होता है कि यहाँ से एक पाइप निकला और सीधे यहाँ चला गया है। डिटेल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो डिटेल स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं कि आपने कहा यहाँ से एक हिपैटिक डक्ट निकलती है, ठीक है। हिपैटिक डक्ट निकलती है और कहाँ जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। वैसे ही हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने कहा था यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से भी कुछ सिक्रीशन निकलता है और वो इस डक्ट के साथ मिक्स हो जाता है यहाँ पर। अब इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? यहाँ तक हम इसे कह रहे थे हिपैटिक डक्ट, और अब हम इस डक्ट को कह रहे हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप पैनक्रियास का जो सिक्रीशन है वो भी इसमें ऐड होकर के कहाँ जा रहा है? छोटी आंत में जा रहा है। क्या समझे आप इस बात से? देखिए, आपने डाइजेशन अच्छे से समझा है और हमने ये जो टर्म्स हैं ये भी डिस्कस किए हैं। तो अब आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि अब आपका जो टाइम है वो एग्जाम्स का टाइम चल रहा है। और अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर चुके हैं, आप सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। हमने जब डाइजेशन पढ़ा था तो हमने डायग्राम बनाया था और हमने कहा था कि जो लिवर है, लिवर से निकलता है बाइल। लिवर एक प्रकार की क्या है? ग्लैंड है, ग्रंथि है। हमें देखना यह है कि वो एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है। ये हम तब समझेंगे जब हमें इन डक्ट्स के बारे में कुछ पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या बात बोली है कि लिवर से निकलती है एक डक्ट जिसे हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट, इसका नाम होता है। ये डक्ट सीधे लिवर से निकलती है, छोटी आंत में जाती है, क्योंकि यहाँ पर बाइल का जो काम होगा, बाइल जो यहाँ पे काम करेगा वो कहाँ करता है? इस छोटी आंत में ही करेगा। ये छोटी आंत है आपकी, बाइल काम कहाँ करेगा? छोटी आंत में करेगा। बाइल का फंक्शन क्या होता है? आपने कहा फैट जो होता है उसे स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करना, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फैट का डाइजेशन यहाँ पर करना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? अब ध्यान से देखिए। अच्छा, एक और चीज हमने ये बोली है, इस पोर्शन को अब आप क्या कह रहे हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कह रहे हैं। यहाँ से इसका नाम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, इससे पहले इसका नाम सिंपल हिपैटिक डक्ट है। हमने कहा पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज भी कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। कुछ ना कुछ क्या करेगा? सिक्रीट करेगा, जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी के डाइजेशन में हेल्प करता है। और हमने कहा ये भी इस डक्ट के साथ मिल करके अब क्या करेगा? इस सिक्रीशन को छोटी आंत तक पहुंचाने का काम करेगा। अब ध्यान से देखिए, जो सिक्रीशन है यहाँ पर वो क्या है? ये बाइल है। जो ग्लैंड है वो क्या है? यहाँ पे लिवर है। जो टारगेट साइट है वो क्या है? यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या हमने ये बात बोली है कि जो बाइल है वो सीधे रक्त में मिला, और रक्त जो है वो पूरी बॉडी में जाता है, इसीलिए जब पूरी साइकिल चल रही होगी और जब ब्लड कहाँ पर आएगा? छोटी आंत में आएगा, तब जाके जो लिवर है वो कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में पहुंचेगा। ये बात हमने की है। हमने यहाँ पर बात की है किसके बारे में? डक्ट के बारे में। कुछ स्पेशल डक्ट यहाँ पर निकल रही है, क्योंकि अगर ये ब्लड वेसल्स होती तो हम इनका नाम अलग से नहीं रखते, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके नाम है, आर्टरीज हैं, वेन हैं, कैपिलरीज हैं। हम हिपैटिक डक्ट की बात कर रहे हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की बात कर रहे हैं। इट मीन्स ये जो ग्लैंड है ये अपना सिक्रीशन एक डक्ट के माध्यम से सीधे कहाँ भेज रहा है? टारगेट ऑर्गन में भेज रहा है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। और हमने कहा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर वो कहाँ पर होती है? आपके ब्रेन में होती है, ठीक है, आपके हेड वाले पोर्शन में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं कुछ ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं, FSH, LH निकलता है। इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी आवश्यकता आपकी पूरी बॉडी में है, ग्रोथ तो पूरी बॉडी की होती है, ठीक है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसकी जरूरत होती है फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में, यानी कि जो फीमेल होती है
फीमेल गैमेट के डेवलपमेंट में इसकी आवश्यकता होती है। इट मीन्स कि ये जो FSH है ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, जो पिट्यूटरी हमारी ग्लैंड है वहां से, और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके हेड वाले पोर्शन में है। कहाँ इसकी टारगेट साइट क्या होगी, इसकी टारगेट साइट होती है यहाँ पर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो क्या है यहाँ पे ओवरी वाला पोर्शन है। ओवरी में क्योंकि क्या हो रहा है, गैमीट प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पर इसकी जरूरत होती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अगेन इसकी भी आवश्यकता कहाँ होती है, जब आपने एक मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था, मेंस्ट्रुएशन आपने पढ़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपने पूरी पढ़ी तो हमने एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखा था। हमने कहा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन जैसे ही ज्यादा हुआ वैसे ही वहां पर क्या है, जो आपके ग्राफियन फॉलिकल से वो रैप्चर हो जाती है, ओवम निकल जाता है बाहर जिसे हम गैमीट कह रहे हैं, और जो रेस्ट पार्ट आपका रह जाता है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रेगनेंसी बनाए रखनी है तो कॉर्पस ल्यूटियम वहां पर क्या करता है, जो हार्मोन्स है वो रिलीज करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब आपको बोला क्या जा रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, लेकिन टारगेट साइट कहाँ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, लोअर एब्डोमेन वाले पोर्शन में है। लेकिन ये सब सीक्रेट कहाँ पर हो रहे हैं, आपने कहा आपके ब्लड में होते हैं, अलग से डक्ट नहीं होते, सीधे टारगेट साइट पे नहीं जाएंगे। जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपके ब्लड में रिलीज हो रहा है, और आपका ब्लड जब यहाँ पर अलग अलग पोर्शन में जाता है, या FSH जब यहाँ पे क्या होता है आपके लोअर एब्डोमेन वाले रीजन में जाता है, तो FSH को वहां पर पहुंचाया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने बोला एक ग्लैंड है जिसके पास डक्ट है, और डक्ट के माध्यम से सीधे किसी और ऑर्गन में नहीं जाएगा, सीधे उसी ऑर्गन में जा रहा है। एक यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसे हम पिट्यूटरी कह रहे हैं, और वो क्या करिए अपना सिक्रेशन ब्लड में डाल रही है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, हर एक ऑर्गन में जाएगा, ठीक है, लेकिन वो एक्टिव वहीं पे होगा जहां उसकी टारगेट साइट होगी। इस प्रकार की ग्लैंड जिनके पास डक्ट होते हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब नाम पे नहीं जाएंगे क्योंकि एक्सोक्राइन, एक्सो का मतलब है बाहर, कुछ ऐसा वर्ड हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये तो अपने सिक्रेशन कहाँ डाल रहे हैं, डक्ट में डाल रहे हैं, तो नाम पे नहीं जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले बोला था एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनके पास होती है डक्ट। ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन सीधे कहाँ डाल रही हैं, ब्लड में सिक्रीट कर रही हैं, ऐसी ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो क्या कर रही है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का हमने एक एग्जाम्पल देखा है, वो है लिवर। या चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास आती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं, हमारी लार ग्रंथियां आती हैं। कभी ऐसा सुना है या कभी आपने इमेजिन किया है कि हमारा जो थूक है जिसे हम सलाइवा कह रहे हैं वो हमारे मुंह में सिक्रीट ना होकर के हमारे रक्त में सिक्रीट हो रहा है और उसके बाद हमारे मुंह में पहुंच रहा है? ऐसा नहीं होता है। आपकी जो लार ग्रंथियां है वो यहाँ पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है, आपके टंग के नीचे पाई जाती हैं, और आप सिक्रीशन को भी फील करते हैं। वो सिक्रेशन हमारे मुंह में होती है क्योंकि टारगेट साइट वही है, वही वो क्या करेंगे, अपना एक्शन दिखाएंगे। टारगेट साइट क्या है, माउथ है, मुंह है। तो इस प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं जिनके पास डक्ट होती हैं यहाँ पर, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ऐसी ग्लैंड जिनके पास डक्ट नहीं होती है, सीधी अपना सिक्रेशन कहाँ डालती हैं, ब्लड में डालती हैं, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। अब इतनी सारी चीजों से एक बात तो कंफर्म हुई है हमारी, इतनी सारी चीजों से हमने क्या समझा है, हमने ये समझा है कि लिवर जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में अगर हम देखें तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। अगर हम कहें कि सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कोई है तो हमने कहा वो है लिवर। लेकिन अगर हमने कहा कि सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन की बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है, तो उस ग्लैंड का नाम है थायराइड, ठीक है। क्या नाम है उसका, थायराइड ग्लैंड। कहाँ होती है, आपके नेक में प्रेजेंट होती है। क्लियर है इतना? चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर है तो अपने क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पूरी स्टेटमेंट, इतनी सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितना हमने डिस्कस किया है उतनी चीजें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करें।
जब आप आंसर कर रहे होंगे, जब आप क्वेश्चन पे, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, आप सिंपल सा आंसर लिखेंगे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए, सिंपल सा थायराइड लिख लेंगे, आपका आंसर पूरा हो गया, आपका 1 नंबर आपके पास आ गया है, इतना इनफ है। तो चलिए अपना जो आंसर है उसे नोट कर लेंगे। चलिए हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13, जो 2 नंबर का हमारे पास आता है यहाँ पर। ठीक है, आपके 1 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आता है, जो 2 नंबर के लिए पूछा गया है। आपसे पूछा गया स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। जब हमने स्वपोषी और परपोषी की बात की थी तो हमने क्या यहाँ पर बात की थी। सबसे पहले तो ये कौन से चैप्टर से आया है, लाइफ प्रोसेसेस वाला जो आपका चैप्टर होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि क्या अंतर है दोनों में। सबसे पहले स्वपोषी की अगर हम बात करें तो उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम पौधों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पौधे। ठीक है, और दूसरा हम परपोषी की बात करते हैं, उसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मनुष्य। ठीक है, दोनों के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको एक सिंपल सी चीज बताई गई थी। आपको बोला गया था कि स्वपोषी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी प्लांट पे डिपेंड नहीं रहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट है परपोषी, कि वो अपने भोजन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट्स पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, किसी भी प्रकार से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप पौधों की बात करें तो ये जब अपना भोजन बनाते हैं तो क्या क्या चीजें यूज करते हैं। हमने कहा ये यूज करते हैं सूर्य का प्रकाश, दूसरा ये यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ये यूज करते हैं H2O यानी जल, चौथा इनके पास होता है हरित लवक या क्लोरोफिल। ठीक है, 4 चीजें होती हैं। अब इन 4 चीजों में क्या कोई भी एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए जो प्लांट्स है वो किसी दूसरे जीव पे निर्भर हैं। ध्यान दीजिए, हम जीवों की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात कर रहे हैं। आपने कहा सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलेगा, सूर्य से मिलेगा, सन से मिलेगा। ठीक है, जो किसी लिविंग की कैटेगरी में हम नहीं मानते हैं। ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमने कहा गैस है। गैस कहाँ होती है, हमारे वातावरण में होती है। तो आपके वातावरण या जो भी प्लांट का वातावरण होगा वहां से वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। जल जो है वो क्या है, एक प्रकार का तरल है, लिक्विड है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, आपने कहा आपके वातावरण से, जो वाटर साइकिल है उससे जल मिलता है। हरित लवक इनके पास क्या आता है, ऑलरेडी यहाँ पर पाया जाता है। पौधे में जो हरित लवक होता है वो उसमें पाया जाता है। हरित लवक क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट है, पिगमेंट या वर्णक। पिगमेंट क्या होते हैं, आपने कहा केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं। अब इनका जो गुण होता है, इनका जो मेन अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सनलाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इनके एक एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर होता है, हम कहते हैं इनमें अलग अलग वर्णक भी होते हैं। तो मेनली इनका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। एक्स्ट्रा अगर हम देखें कि इनमें और कौन से कैरेक्टर होते हैं तो इनमें पिगमेंट होते हैं, जैसे कि आप, जिसकी वजह से आप पौधे में अलग अलग रंग यहाँ पर देख पाते हैं। अब बात करते हैं मनुष्यों की। तो हम लोग क्या खाते हैं, हमारा भोजन क्या होता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल। ठीक है, और क्या होते हैं, या आप लगा लीजिए दूध है, या दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अपनी का दाल चावल हो गई, या रोटी सब्जी है, फल है, दूध से बने सम चीजें हैं, या फिर आप एग यूज करते हैं। ठीक है, आप एग ले रहे हैं, आप मीट ले रहे हैं, आप यहाँ पे हनी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी फल जो है आपको कहाँ से मिलते हैं, आपको मिलते हैं यहाँ पे पौधों से, पेड़ों से, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं
वो सभी आपको पेड़ों से मिल रही है। दूध हो गया है या एग हो गया या मीट है यहाँ पे या फिशेस यहाँ पे है या शहद है, ये आपको कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है। तो क्या इनमें जो भी चीज़ें आप खाते हैं, क्या उनमें से कोई एक चीज़ ऐसी है कि जो ना तो आपको प्लांट से मिलती है, ना ही आपको एनिमल से मिलती है, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, खुद ही जनरेट कर रहे हैं? हमने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, वो सभी या तो आपको प्लांट से मिलेगा या आपको एनिमल से मिलेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम क्या है, परपोषी हैं, क्योंकि हम किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। एक बार आप लोग खुद से क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में क्या करेंगे, डिफरेंस को कर लेंगे। तो जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो पहला जो डिफरेंस होता है, इनकी डेफिनेशन हो जाती है कि स्वपोषी क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। विषम पोषी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी जो होते हैं, यहाँ पर वो क्या करेंगे, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। परपोषी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। स्वपोषी अपने रॉ मटेरियल के लिए किसी जीवित प्राणी या पादप पे निर्भर नहीं रहते हैं। विषम पोषी अपने भोजन के लिए, वो चाहे भोजन पका भी रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल है वो भी आपको क्या, प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं। एक एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, तो आप एक एक डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल आपके यहाँ पर इनफ होते हैं अपना आंसर पूरा करने के लिए। अगर आपको आता है तो आप 1 या 2 जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, तो अब आपको करना क्या है, आपको डिफरेंस यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 को भी आप लोग देख लेंगे, जिसमें हमें यहाँ पर खंड क और ख में हमने इन्हें विभाजित किया है। तो इसी प्रकार से आप जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, एक बार आप लोग देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आपको किस प्रकार से वो सॉल्व करने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।